मेरा भांजा औरतों की मसाज करता। औरतें भी खुशी खुशी भांजे से मसाज करवा लेती। मेरा भी अक्सर दिल करता कोई मुझे ही मसाज करे, मगर शर्म के मारे भांजे को ना कहती। लेकिन एक रात बहुत थकी हुई थी। भांजे को कहा, लाइट बुझाओ और मेरी मसाज कर दो। मेरे होश उड़ गए। भांजे ने तो मेरी दोस्तों, रोज के मुताबिक मैं सुबह सवेरे ही उठती थी। ऐसा नहीं था कि मैं मेहनत से या काम काज से घबराती थी, मगर मैं इस कदर काम काज भरी जिंदगी से थकने लगी थी। मैं अब कुछ वक्त आराम करना चाहती थी। पिछले 5 साल से मेरा एक ही नियम था और मेरे नियम में रति भर भी फर्क नहीं आया था। सुबह सवेरे उठकर नाश्ता बनाना, उसके बाद घर की जरूरी काम निपटाना और उसके बाद पति के साथ खेतों में रवाना हो जाती। फिर दिन के वक्त वापस आती और आकर खाना बनाती, घर के कामों को करती थी। घर में मेरे अलावा और कोई औरत नहीं थी। यूं घर की जिम्मेदारियां मुझ पर अकेली ही थीं। इसके साथ साथ खेतों में जाना, वहां पर कामकाज करना भी मेरा काम था। इन सब से मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुकी थी। मैं जब सुबह घर से बाहर जाने लगती तो हमारे घर पर मोहल्ले की और करीब गांवों की औरतें मेरे भांजे के पास मसाज करवाने के लिए आ जाती थीं और शाम तक उनका आना जाना लगा रहता था, क्योंकि मेरा भांजा घर पर ही रहता था और उसके ऐसे काम से अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी। वह पढ़ा लिखा था और खेतों में काम करना पसंद नहीं करता था। यही वजह थी कि मुझे अपने पति की मदद करवाने के लिए खेतों में जाना पड़ता था। हमारे गांव का यह रिवाज था कि सभी औरतें अपने पति के साथ मिलकर ही काम करवाया करती थीं और उसका हाथ बटाया करती थीं। पति का हाथ बटाने के चक्कर में मैं खुद थकान से चूर चूर हो जाती थी। मेरा थकान से बहुत बुरा हाल हो जाता था। मेरा भी कभी कभी दिल करता कि मैं भी अपने भांजे से मालिश करवा लूं, मगर हमेशा शर्म और लिहाज के मारे चुप हो जाती थी। मेरा भांजा बहुत अच्छी आदत का इंसान था। वह किसी से भी ज़्यादा फालतू की बात नहीं करता था और मेरे ससुराल में भी यही रिवाज था। भांजे से ज़्यादा बात करने की इजाज़त नहीं थी। मेरे पति ने मुझे पहले दिन ही बात कह दी थी कि हमारे यहाँ औरतों का मर्दों के साथ ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं किया जाता है। मैं खुद भी कम बोलती थी। मैं भी ज़रूरत के वक्त ही उसके साथ बात किया करती थी और तीनों वक्त मैं उसके कमरे में खामोशी से खाना रख कर आती थी। कभी कभी उसका मूड होता तो वह हम दोनों मियाँ बीवी के साथ खाना खाता। ज़्यादातर वह अपने कमरे में ही रहता था। अपने कमरे के साथ ही उसने एक और कमरा बनाया हुआ था जहां वह अपना काम धंधा करता था। मुझे अपने भांजे की ये बात समझ में नहीं आती थी। वैसे तो वह बहुत खामोश और शर्मीला था, मगर मैं अक्सर सोचती थी कि फिर यह ऐसा काम कैसे कर लेता है। औरतों को मसाज देने में उसे शर्म नहीं आती, क्योंकि 20 साल से 40 साल तक की लड़कियां और औरतें मसाज करवाने आया करती थीं और भांजे से गंदे गंदे इशारे भी करती थीं। मुझे तो सोचकर ही शर्म आने लगी थी। जब मैंने अपने पति से यही बात की तो वह हंसकर कहने लगे कि उसका तो ये काम है और रोजगार भी उसी से ही चलता है। अगर वह अपने काम पर शर्म करेगा तो खाएगा कहाँ से। उनकी बात सुनकर मैं भी खामोश हो गई थी। कभी कभार जब मैं काम से बहुत थकी हारी होती तो मेरा भी दिल करता कि मेरा भी जिस्म कोई दवा दे कि मेरी थकावट दूर हो सके, मगर मैं अपनी ख्वाहिश का इजहार किसी से भी नहीं कर सकती थी। मेरी शादी को उस वक्त सिर्फ 2 साल ही हुए थे जब मेरी सास का देहांत हो गया था। उसके बाद फिर घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ही कंधों पर आ गई थी। उनकी मौजूदगी में मैंने एक पल भी सुख का सांस नहीं लिया था। 2 साल मैंने जैसे काटे बसर किए, वह पल पल मुझे पर निगाह रखती थी। मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, उनकी निगाह हर चीज़ पर होती थी। मैं उस माहौल से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। मेरी शादी के 1 साल बाद उन्होंने मुझे औलाद न होने के ताने देने भी शुरू कर दिए थे। मैं उस बात पर बहुत रोती और गिड़गिड़ाती थी। ऊपर वाले से रोकर दुआ मांगती थी मेरी जल्दी से जल्दी गोद भर दें, ताकि मुझे अपनी सास के तानों से
छुट्टी मिल सके। मगर शायद मेरी किस्मत में अभी आजमाइश लिखी थी। मैं अभी तक औलाद से महरूम थी। फिर एकदम से मेरी सास बीमार रहने लगी। बहुत से हकीम और डॉक्टर्स ने उनका इलाज करवाने की कोशिश की गई, मगर उनकी बीमारी किसी की भी समझ में नहीं आ रही थी। मेरे पति के भांजे के माता पिता की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी, तो बचपन से मेरी सास ने ही उसे पाला था और उसे सगा बेटा मानती थी। उनके दोनों बेटे उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। मेरे ससुर का बहुत साल पहले ही देहांत हो गया था। मेरी सास ने उन दोनों को माँ बाप बनकर अकेले ही पाला था। वह बहुत गुस्से मिजाज वाली औरत थी। उन्होंने सारी जिंदगी बहुत शराफत से गुजारी थी। उनके माँ बाप ने उन्हें दूसरी शादी करने का बहुत जोर दिया, मगर अपने बच्चों की वजह से उन्होंने दूसरी शादी करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी अपने दोनों बेटों के लिए कुर्बान कर दी। शायद यही वजह थी कि उनके दोनों बेटे भी उनकी बहुत ज़्यादा कदर करते थे और माँ की हर बात उनके लिए हुक्म का पालन करना होता था। जब मेरी सास बीमार पड़ गई तो दोनों बेटे उनकी चारपाई के साथ लगकर बैठे रहते थे और तमाम पूंजी अपनी माँ के इलाज में खर्च कर दी, यह सोच करके कि शायद उनकी माँ बच जाए। मगर वह जिंदगी ही इतनी लेकर उतरी थी। चंद महीने के बाद वह विदा हो चुकी थी। उसके बाद जहाँ मैंने सुख का सांस लिया, मेरी सास की बीमारी के दौरान मेरे पति और भांजे पर बहुत कर्ज चढ़ चुका था, जिसकी वजह से हमारे हालात काफ़ी हद तक खराब हो चुके थे और कर्ज उतारने के लिए ही हम तीनों अपनी अपनी जगह पर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे ताकि जल्दी से जल्दी इस कर्ज से छुटकारा पा सकें। अब जब मैं काम काज करने के बाद अपने पति के साथ खेतों में जाने लगती, तब हमारे घर में औरतों का आना सिलसिला शुरू हो जाता था। हर उम्र की औरतें, लड़कियां मेरे भांजे के पास आती थीं। मैंने आज तक कभी किसी से अपने भांजे के बारे में कोई गलत बात नहीं सुनी थी। सब लोग उसे शराफत के बारे में ही गवाही देते थे। मगर एक दिन बहुत अजीब बात हुई। उस दिन मैं दोपहर का खाना बनाने के लिए जब घर में आई तो मैंने अपने मोहल्ले की एक लड़की सलोनी को भांजे के कमरे में रोते हुए बाहर जाते हुए देखा। मैं यह मंजर देखकर हैरत रह गई। शादी के 5 सालों में ऐसा पहली बार हुआ था। मेरे भांजे की शराफत का सारा जमाना गवाही देता था और वह एक भला लड़का था, जिसकी वजह से आज तक किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंची थी। तो फिर वह लड़की इस तरह से रोते हुए वहां से क्यों गई थी? मैं यह देखकर परेशान हो गई और कुछ सोचने पर मजबूर हो गई। उसके बाद घरेलू जिम्मेदारियों में लगकर मैं इस बात को जैसे भूल गई थी। कुछ दिन बाद जब मैं खेतों से वापस आ रही थी तो वह लड़की अपने दरवाजे पर खड़ी थी। मुझे देखकर वह मेरे साथ इधर उधर की बातें करने लगी। मैं उसे जल्दी जल्दी बातें करके जान छुड़वाकर घर आने के चक्कर में थी, क्योंकि मुझे अभी खाना भी बनाना था और फिर पति को देने के लिए वापस जाना भी था। मगर वह बातें ख़त्म करने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब अचानक उसकी एक बात सुनकर मैं चौंक गई। वह मेरे भांजे के बारे में बात करने लगी कि मेरे भांजे ने उसके साथ अच्छा नहीं किया। मेरे साथ मेरे बहुत बार पूछने पर भी उसने उस बात के बारे में नहीं बताया कि मेरे भांजे ने क्या किया। इतनी बात कहने के बाद वह अपने घर में वापस चली गई थी और मैं उसके बारे में सोचते हुए घर वापस आ गई। मैं परेशान हो चुकी थी कि ना जाने क्या बात है, उस दिन वह क्यों रोते हुए वापस जा रही थी। उस लड़की की शोहरत हमारे मोहल्ले में ठीक नहीं थी। अक्सर मेरे पति उसके बारे में बात करते थे कि उसकी वजह से मोहल्ले का माहौल खराब हो रहा है, मगर मैं नहीं जानती थी कि आखिर ऐसी क्या वजह है। वह उसके बारे में ऐसा क्यों कहते हैं। मेरा मोहल्ले की किसी औरत से इतना मिलना जुलना नहीं था, ना ही किसी से इतना उठना बैठना था कि मुझे ऐसी चटपटी मसालेदार बातें सुनने को मिलती। इस बात को मैंने अपने पति के साथ करने के बारे में सोचा, मगर वही
मेरी कमजोर याददाश्त। जब तक मेरे पति के आने का वक्त हुआ तब तक घर की जिम्मेदारी में मैं इस बात को भूल गई थी कि मुझे उनसे कोई बात भी करनी थी। दिन इसी तरह तेजी से गुजरने लगे थे और उस दिन हम दोनों मियाँ बीवी खेतों में काम कर रहे थे कि जब मोहल्ले का एक आदमी भागता वहां पर आया और हमें जल्दी से घर वापस चलने के लिए कहने लगा। हम दोनों यह सुनकर परेशान हो गए थे, ना जाने क्या बात हो गई है। तेज कदम उठाते जब हम दोनों घर में वापस आए तो बहुत ज़्यादा औरतों का मजमा लगा हुआ था। औरतें और मर्द वहां पर इकट्ठे हुए थे और ऊंची ऊंची बोलने की आवाज़ भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। हम दोनों जब घर में दाखिल हुए तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गए। सामने ही मेरा भांजा मेरे मुंह की तरफ सर झुकाए खड़ा था और उसके चेहरे और हालत से लग रहा था जैसे उसकी किसी के साथ हाथापाई हुई हो। वहां पर मौजूद मोहल्ले की औरतों की गवाही से मालूम पड़ा कि मेरे भांजे को सलोनी के साथ शादी करनी होगी। मगर मेरे पति सुनते ही बड़ी हैरत में पड़ गए और गुस्से से चिल्लाने लगे कि यह सब झूठ है, मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। मोहल्ले के बाकी लोग भी मेरे भांजे की शराफत की गवाही देने लगे। सलोनी की असलियत किसी से भी ढकी छुपी नहीं थी, मगर सवाल यह था कि वह ऐसा करेगी क्यों। सलोनी के माँ बाप बार बार यही कह रहे थे कि मेरे भांजे ने सलोनी की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। सलोनी सर झुकाकर खड़ी थी, उसके कपड़े फटे हुए थे और वह हिचकियां लेकर रो रही थी। उसकी हालत देखकर मैंने अपना दिल थाम लिया। एक नज़र जब मैंने भांजे की तरफ देखा, वह श्रम से जैसे जमीन में गड़ा जा रहा था। उसकी शक्ल से ही झलक रहा था। सलोनी के माँ बाप का कहना था कि इसे सलोनी के साथ ही शादी करनी पड़ेगी। फिर मोहल्ले के बड़े लोगों ने बीच में बैठकर मामला रफा दफा किया। इसके बाद यह जरूर हुआ कि मेरे भांजे की इज्जत पर जैसे धब्बा लग गया था और सब ने उसके पास आना जाना छोड़ दिया था। वह सारा सारा दिन अपने कमरे में बंद रहता, बिल्कुल गुमसुम और खोया खोया। वह पहले भी बहुत कम बोलता था, मगर अब तो जैसे बात करना ही भूल गया था। उसकी हालत देखकर मुझे उस पर तरस आने लगा था। मेरा दिल भी यही मानने को इनकार कर रहा था कि मेरा भांजा ऐसा कैसे कर सकता है। मेरे पति ने बहुत कोशिश की कि वह उसके साथ खेतों में जाकर काम करे, मगर उसने सुनते ही साफ इनकार कर दिया और फिर मेरे पति के दोस्त की वजह से उसके लिए शहर में नौकरी का बंदोबस्त हो गया था और वह शहर में ही किराए का कमरा लेकर रहने लगा। अब हम दोनों मियाँ बीवी घर पर अकेले ही रह गए थे। अक्सर मुझे अपने भांजे की कमी महसूस होती थी। मेरे पति भी उसके लिए उदास रहते थे। मैं अक्सर यही सोचती थी कि कोई लड़की कितनी ही गिरी हुई क्यों ना हो, वैसे अपनी इज्जत का सरेआम तमाशा नहीं बना सकती। दूसरी तरफ मुझे अपने भांजे पर भी भरोसा और यकीन था। मैंने उन 5 सालों में उसमें कोई भी खराबी नहीं देखी थी। मैं ये समझने से अनजान थी कि आखिर यह सब क्या था। दिन इसी कसमकस में गुजर रहे थे जब मुझे एक दिन जो खुशखबरी मिली, जिसको सुनने के लिए मेरे 5 साल से कान तरस गए थे, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश रहने लगी थी। मेरे पति ने मुझे खेतों का काम करना छुड़वा दिया था और उन्होंने अपने साथ काम करने के लिए एक नौकर रख लिया था। वह मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने को कहा करते थे। मेरी तरह वे भी अपनी औलाद के लिए बहुत खुश थे। हम दोनों ने इस खुशी के लिए इतने साल से इंतज़ार जो किया था। कुछ दिन के बाद मेरा भांजा छुट्टी पर गांव वापस आया और मुझसे मिलने के बाद रोज़ के मुताबिक अपने कमरे में जाकर आराम करने लगा। अब मेरे पति रात देर तक खेतों में काम करते रहते ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल हो। अब होने वाली औलाद की वजह से उन पर जैसे जिम्मेदारी और बढ़ गई थी। मैं अब सिर्फ घरेलू कामकाज से ही बहुत थक जाती थी। थकावट की वजह से मेरा जिस्म टूटने वाला हो जाता था। इस दिन भी
मेरी बहुत बुरी हालत थी। मेरे पति अभी तक खेतों से वापस नहीं आए थे। मैंने सोचा कि आज मेरा भांजा घर पर है, मैं उससे मसाज करवाने को कहती हूँ। मेरा जिस्म बहुत थकावट और बेसुकूनी महसूस कर रहा था। फिर मैं अपने भांजे के कमरे में चली गई। मुझे देखकर वह चौंक गया। मैंने कुछ देर तो सोचा कि उसे कैसे बात करूं, मगर फिर शर्म को एक जगह रखा और उससे कहा कि लाइट ऑफ करके अगर थोड़ी देर मेरी मसाज कर दो। तो अगली पल मेरे लिए हैरानी का सबब बन चुका था। जैसे अजय अपनी जगह से उठा, उसके चेहरे पर डर के अंदाज होने लगे थे। नहीं मामी, प्लीज़, मेरे पास एक मेरे भाई का रिश्ता रह गया है। मैं इस रिश्ते को खराब नहीं करना चाहता। आप प्लीज़ यहाँ से चली जाएं। अपने भांजे की आवाज़ सुनकर मैं जैसे हैरत में पड़ गई थी। शर्मिंदगी से मुझे कदम उठाना भी दुश्वार हो रहा था। मेरा भांजा न जाने मुझे क्या समझ रहा था। मैं अपने कमरे में वापस आ गई और यह सोचते सोचते न जाने कब नींद की वादियों में खो गई। लेकिन मेरे भांजे ने मुझे गलत क्यों समझा? मैं तो उसे सिर्फ मसाज के बारे में ही कहा था और अगले दिन सुबह सवेरे ही वह वापस भी चला गया था। फिर कुछ दिन बाद मुझे और पूरे मोहल्ले को ऐसी खबर सुनने को मिली जिससे हम सबके होश उड़ा दिए। उस दिन सलोनी ने सबके सामने रोते हुए इस बात का इकरार किया कि उसने मेरे भांजे पर इल्ज़ाम लगाया था। वह दरअसल उसके साथ शादी करना चाहती थी, उससे प्यार करती थी, मगर मेरा भांजा ठहरा एक शरीफ इंसान। उसने जब सलोनी को इस बात से मना किया, उसे समझाने की कोशिश की, तो सलोनी ने उल्टा उस पर इल्ज़ाम लगा दिया कि मजबूर होकर उसके साथ शादी कर ले। इस बात में ज़्यादा सलोनी का ही नुकसान हुआ था। उसके लिए रहे सहे रिश्ते भी आने बंद हो गए थे। अब एक बहुत ही बड़े उम्र के आदमी का उसके लिए रिश्ता आया था और कुछ दिनों में उसने शादी होकर यहाँ से चले जाना था। पूरे मोहल्ले के लोगों के दिल में जो मेरे भांजे के लिए कांटा चुभ गया था, वह जैसे कहीं निकल गया था और अब मेरा भांजा भी जैसे सबकी नज़रों में सही हो गया था। मगर मैं ये सोच सोच कर परेशान होती रहती, ना जाने उस दिन मेरे भांजे ने मुझे ऐसा क्यों कहा और उसने मुझे गलत क्यों समझा। यह सोच सोच करके जैसे मैं पागल सी हो जा रही थी। फिर दोबारा 1 महीने की छुट्टी पर जब मेरा भांजा घर वापस आया तो मुझसे नज़रें चुरा रहा था। मैंने मेरे पति रोज़ के मुताबिक घर से बाहर थे और उन्होंने लेट आना था। जब मैं अपने भांजे के लिए खाना देने उसके कमरे में गई तो मुझसे कहने लगा कि मैं आपसे ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। उस दिन जो कुछ भी हुआ मैं उस पर शर्मिंदा हूँ। दरअसल सलोनी की वजह से मेरे दिमाग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे हर औरत मर्द पर इल्ज़ाम लगा देगी, मुझे सबकी नज़रों में मुजरिम ठहरा देगी। यही वजह है कि नासमझी में मेरे मुंह से आपके लिए ऐसी बातें निकल गईं। आप प्लीज़ माफ़ कर दें। मैं जो इतने दिनों से इसी कश्मकश में गिरफ्तार थी, शर्मिंदगी से खुद से नज़रें चुराए फिरती थी। अपने भांजे की इस बात पर जैसे मेरे सीने से भी एक फांसी निकल गई थी। मैं भी बड़े दिनों के बाद खुले दिल से मुस्कुराई थी और उसे कहा कि मैं तुम्हारे दिमाग की हालत समझती हूँ और मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। वह भी जैसे मेरी बात सुनकर हल्का फुल्का सा हो गया था और फिर वापस चला गया। अब उसने अपने ऑफिस की एक लड़की को पसंद कर लिया था और उसके साथ शादी करना चाहता था। हमें भला इस पर क्या ऐतराज़ हो सकता था? हमारे लिए यही काफ़ी था कि वह अपनी ज़िंदगी में खुश और मगन रहे। हमने उसे खुशी दिली से इजाज़त दे दी थी और उसकी यह शर्त है कि जब मेरा बच्चा इस दुनिया में आएगा तो वह तभी शादी करेगा। और फिर जब ऊपर वाले ने मुझे एक चाँद जैसा बेटा दिया तो फिर हमने कुछ दिन बाद में उसकी शादी की तारीख रख दी और अब मेरे भांजे की शादी हो चुकी है और वह बहुत खुश है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ आपके दाहिनी तरफ एक बेल आइकन है, उसको दबाकर ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी स्टोरी सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, आबाद रहिए।